बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज मंगल 23 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। काफ़ी दिनों से हमारी बात नहीं हुई, इसलिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, स्किम स्कैन करके आपके सामने रख दूंगा। एक और मैदान भी ओपन हो रहा है और ये बड़ा ख़तरनाक मैदान है। ये दुनिया का ख़तरनाक तरीन तनाज़ा मैं इसको समझता क्या हूँ, बल्कि डिटेल्स आपके सामने रखूँगा तो आपको भी समझ आएगा कि इस मैदान को मैदान जंग बनाना ही नहीं चाहिए। अगर इस मैदान को मैदान जंग बनाया गया तो फिर जोरी हथियारों की तो ज़रूरत नहीं पड़नी, पूरी दुनिया यूं ही तबाह बर्बाद हो जाएगी। और ये तनाज़ा कोई आज का नहीं है, बल्कि काफ़ी पुराना तनाज़ा है। लेकिन अब बाकायदा तौर पर अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए अपने इत्तेहादियों को कहा कि अगर इस मैदान में हमने रशिया और चाइना को आगे बढ़ने दिया, जितनी तेज़ी के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि रशिया और चाइना दुनिया की बहुत बड़ी ताकतें बन जाएंगी। और ये हकीकत है कि अगर इस मैदान में रशिया और चाइना जिस पेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अगर इसी पेस के साथ आगे बढ़ते रहे तो ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें बन जाएंगे। लेकिन दुनिया एग्जिस्ट करना दुनिया का बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो कौन सी दुनिया पर हुकूमत करेंगे रशिया और चाइना इस मैदान के अंदर आगे बढ़कर? बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर मेरे सामने आ गई है, तो वो आपके साथ शेयर करता चलूँ। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि सीक्रेट सर्विस की चीफ की हाज़िरी लगी थी अमेरिका की एक कमेटी के अंदर, और इन्होंने इस कमेटी में एडमिट किया था कि ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की जो जिम्मेदारी है वो हम कबूल करते हैं। हमारी नाकामी है कि हमने एक छत को खुला छोड़ दिया और हमलावर ने सीधे फायर डोनाल्ड ट्रंप की खोपड़ी पर मारे। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। अब यहाँ पर इस कमेटी के अंदर जो बाय पार्टीशन हैं, यानी कि रिपब्लिकन्स के मेंबर्स भी और डेमोक्रेट्स वालों ने भी बहुत ज़्यादा आड़े हाथों इस खातून को लिया कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी ये परफॉर्मेंस है वो है, तो तुम्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए। तो ये लो फिर रिज़ाइन कर दिया। इस खातून ने अब से कुछ देर कबल अपना रेजिग्नेशन जो है वो जमा करवा दिया है और रिपोर्ट्स की सूरत में सामने भी आ गया है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं, अगर यहीं भारत और पाकिस्तान होता तो फिर वो जो थानेदार है वो आपको अपनी बदमाशी दिखाता कि तू मुझे जानता नहीं है, तूने यहाँ पर रैली की क्यों थी। ये सीक्रेट सर्विस है, प्रोफेशनल है। और मैं आपको ये बता दूं कि वो जो हमलावर था 19वें सेकंड उसको जो सीक्रेट सर्विस का स्नाइपर है उसने उसकी खोपड़ी में फायर मार दिया था 19वें सेकंड। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जा रहे थे, इनके प्रोफेशनलिज्म पर तो खैर कोई शक नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी नाकामी थी। या फिर ये अंदर के लोग मिले हुए थे, इन्वेस्टिगेशंस आगे भी बढ़ेंगी। और उससे पहले ये बंदी तो ये जा और वो जा अपना रेजिग्नेशन इसने जमा करवा दिया है। तो ये हालात हैं अमेरिका के अंदर, और आने वाले 4 महीने हालात अमेरिका के अंदर सदारती इंतखाबात से कबल और ज़्यादा बिगड़ेंगे। अब यूक्रेन के हालात में आपको बता दूं, काफ़ी दिनों से हमारी बात नहीं हुई, तो मैदान जंग के हालात सबसे पहले मैं आपको बता दूं। मुझे मालूम है कि आप मैदान जंग की सूरत हाल ज़रूर जानना चाहते हैं, तो आपको सुनकर ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा कि सेम वही सूरत हाल है कि अब तो इंटरनेशनल मीडिया इस तरह से रिपोर्ट नहीं कर रहा। जाहिर है कि बहुत प्रोमिनेंट इवेंट्स दरमियान में आ जाते हैं, तो ये जंग इससे ऑलरेडी थक चुका है इंटरनेशनल मीडिया। और इसकी जो चाल ढाल है, जो रंग ढंग है, वो बदलने का नाम नहीं ले रहे। तो इसलिए इंटरनेशनल मीडिया इस तरह से यूक्रेन तनाज़े को अब कवर भी नहीं कर रहा, क्योंकि इसके रंग बदल ही नहीं रहे। रशिया की जानिब से उसी तरह की स्ट्राइक्स, एक हफ्ते की मैं आपको बात बताऊं तो 5 मरतबा रशिया ने हैवी किस्म के ड्रोन हमले यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स को टारगेट किया रशिया ने। और यूक्रेन की जानिब से उसी तरह के दावे सामने आए कि हमने इतने ड्रोन्स मार दिए और उतने ड्रोन्स मार दिए। फिर यूक्रेन के सदर के उसी तरह के मुतालबात और उसी तरह के हमले रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स को, क्राइमिया को यूक्रेन ने 110 ड्रोन्स इस्तेमाल करते हुए गुज़िश्ता एक हफ्ते का मैं आपको बता रहा हूँ टारगेट किया। और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर की तर्जुमान ने उसी तरह के दावे किए कि हमने यूक्रेन के हमलों को नाकाम बना दिया। ये तो खैर मानने वाली बात नहीं है। डे फर्स्ट से हम इस तनाज़े के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इतना आइडिया तो हमें हो चुका है कि रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम तगड़ा नहीं है। हालांकि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बहुत सारी मीटिंग्स बुलाई, बहुत ज़्यादा झाड़ पिलाई, अपने कमांडर्स को भी एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के अहकामात दिए, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम एक तो मजबूत नहीं हुआ रशिया का, और दूसरा ये भी कहा जा सकता है कि रशिया बहुत बड़ा है
और इसको यूं सिक्योर करना 100% वो पॉसिबल नहीं है जबकि सामने नेटो का जत्था हो, नेटो का हथियार हो। तो फिर क्राइमिया भी है, बेलगोरोद भी है, ब्रियांस्क भी है, कुर्स्क भी है, जिसको यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया जाता रहा तवातर के साथ गुज़िश्ता 8-10 महीनों की अगर बात करें तो कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है शायद कि जब ये बॉर्डरिंग रीजन्स टारगेट ना बने हों। खैर दूसरा ऑप्शन रख दिया था, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अगर यूं हम सिक्योर ना कर सके अपने बॉर्डरिंग रीजन्स को तो हम एक बफर जोन बना देंगे, एक सिक्योरिटी जोन बना दिया जाएगा इन बॉर्डरिंग रीजन्स के अतराफ, एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी यूक्रेन और रशिया के दरमियान ताकि ये जो बॉर्डरिंग रीजन्स हैं ये यूक्रेन के हमलों से महफूज रह सकें। और अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं तो ऐसा लगता है कि रशिया ने इस मंसूबे को, सेकंड ऑप्शन को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है और आगाज़ किया गया है बेलगोरोद रीजन से, जहां पर 14 इलाकों को खाली करवा लिया गया है, बिल्कुल उन इलाकों को डेड कर दिया गया है। वहां पर ट्रांसपोर्ट को भी जाने की इजाज़त नहीं है, वहां पर लोगों को भी रहने की इजाज़त नहीं है और ये कहा जा रहा है कि ये अब बफर जोन जो है वो रशिया ने फाइनली बनाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन रशिया के बफर जोन सिर्फ बेलगोरोद तक महदूद नहीं होगा बल्कि कुर्स्क रीजन, ब्रियांस्क रीजन, जो भी बॉर्डरिंग रीजन्स हैं पूरे के पूरे यूक्रेन के बॉर्डर को रशिया सिक्योर करना चाहता है। लेकिन क्राइमिया तो खुला है, क्राइमिया के साथ तो ब्लैक सी है, तो क्राइमिया को कैसे सिक्योर करेंगे। और अगर F-16s आ गए और जिस तरह की इजाज़तें यूक्रेन का सदर मांग रहा है और उसे मिल भी जाएंगी ये इजाज़तें, ये भी आपको पता है कि यूक्रेन का सदर कह रहा है कि मुझे मज़ीद इजाज़त दो कि मैं डीप इनसाइड रशिया तुम्हारा गोला बारूद इस्तेमाल कर सकूं। और पहले कौन सा एक मुतालबा आप मुझे बता दें कि यूक्रेन के सदर का ऐसा हो जो इन नेटो ममालिक ने मंजूर ना किया हो, और एक मुतालबा आप मुझे बता दें कि जब नेटो ममालिक ने मंजूर किया हो और रशिया ने वैसा ही रद्द-ए-अमल दिया हो जिस तरह की रशिया की स्टेटमेंट सामने आती हैं, तो आने वाले दिनों में ये जो मुतालबात हैं ये भी यूक्रेन में मंजूर कर लिए जाएंगे। तो बफर जोन वाला जो आइडिया है मेरे ख्याल में, ज़मीन तो खैर रशिया के पास फालतू है, तो ज़मीन का तो खैर रशिया एक टुकड़ा जो है वो जब बेच भी सकता है तो फिर बफर जोन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये कोई कारामद आइडिया मेरा ख्याल है कि साबित नहीं होगा, जबकि मज़ीद असलहा गोला बारूद भी यूक्रेन को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मैदान जंग से मुतल्लिक तो मैंने आपको बता दिया, अब ज़रा एनर्जी की जंग की बात कर लें जो यूक्रेन जंग स्टार्ट होने के बाद ही स्टार्ट हो गई थी। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस को उड़ाया गया, रशिया की गैस तेल का रास्ता बंद किया गया, यूरोप को मना किया गया कि रशिया से तेल गैस लेना बंद कर दो और अमेरिका की तरफ जो है आप रजू कर लो ताकि हम तुम्हें महंगे दामों गैस दें और हमारा भी थोड़ा सा फ़ायदा हो, असलहा गोला बारूद भी ख़रीदो और हमारा कारोबार जो इंडस्ट्री है असलहे की वो भी चमकती रहे। तो अब ये सिलसिला अभी रुका नहीं है, बल्कि अब ये खबर सामने आई है कि यूक्रेन ने एक और ऑयल कंपनी पर सैंक्शंस आयद कर दी हैं। अब यूक्रेन और बेलारूस वगैरह और जो बाल्टिक सी है ये हैं ट्रांजिट हब हैं, ये जो रशिया का तेल है, जो गैस है वो वाया यूक्रेन, वाया बेलारूस, इन रास्तों से जाहिर है कि पूरे यूरोप तक पहुंचता है। तो यूक्रेन भी एक ट्रांजिट हब है, यूक्रेन रशिया के ऑयल और एनर्जी का। तो यूक्रेन ने एक और मेजर ऑयल कंपनी है, ये रशिया की दूसरी बड़ी ऑयल कंपनी है, इस पर सैंक्शंस आयद कर दी हैं। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकला है कि हंगरी और स्लोवाकिया ये ले रहे थे इस कंपनी से ढेर सारा ऑयल। अब हंगरी और स्लोवाकिया भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो यूक्रेन ने यह हरकत की क्यों है उसकी वजह भी आपको पता है कि हंगरी की जानिब से और स्लोवाकिया के जो रॉबर्ट फिट्जो हैं उनकी जानिब से जिस तरह के स्टेटमेंट्स, जिस तरह के इक़दामात सामने आए यूक्रेन को लेकर, नेटो की यूक्रेन पॉलिसी के दोनों कंट्रीज़ खिलाफ हैं कि रशिया के साथ कारोबार भी जारी रखे हुए हैं और रशिया के साथ इनका टिल्ट भी रशिया की जानिब वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है और गुज़िश्ता दिनों बहुत ज़्यादा नज़र आया। तो उसके रद्द-ए-अमल में यूक्रेन ने इस कंपनी पर भी सैंक्शंस आयद कर दिए। अब इन दोनों ममालिक ने यूरोपियन यूनियन से रजू किया है और यूरोपियन यूनियन को ये कहा कि यूक्रेन को समझा लो वरना अच्छी नहीं होगी। अच्छी क्या नहीं होगी, ये मामला यहाँ तक भी बिगड़ सकता है कि जो हंगरी का एक इलाका है, जो हंगरी क्लेम करता है यूक्रेन का इलाका है, ज़करपात्या,
तो ये रिपोर्ट्स भी हैं, रशिया की भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, बेलारूस की भी थी, कि अल्टीमेटली इतनी नाक तक आ जाएगा हंगरी के आखिर हंगरी यूक्रेन के ऊपर हमला कर देगा और इस इलाके को लेकर, ज़करपात्या को लेकर इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग भी छिड़ सकती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी ये नौबत आएगी, क्योंकि अमेरिका के सदारती इंतखाबात सर पर हैं और अमेरिका के सदारती इंतखाबात को लेकर जिस बात पर एतराज़ यूक्रेन को था कि हंगरी शी से क्यों मिला, चाइना क्यों गया, तो अब यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ही मैंने आपको बताया कि चाइना ही जा रहे हैं, घूम फिर कर वहीं वेयर इज़ चाइना, सारे के सारे चाइना से रुजू कर रहे हैं। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूक्रेन है, हंगरी है, स्लोवाकिया है, सब ये चाहते हैं कि चाइना ये जंग बंद करवा दे, इससे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप आए और वो यूक्रेन के इलाके रशिया को इनाम में दे दे और नेटो को भी तोड़ दे। तो अब इन सब को ये इदराक हो चुका है कि चाइना एक बेहतरीन और न्यूट्रल पार्टी है और चाइना ये जंग बंद भी करवा सकता है। ना सिर्फ ये जंग बल्कि फ़लस्तीन की जंग को लेकर भी जो फतह और हमास के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात की है। चाइना के अंदर चाइना के ऑफिशियल जो वांग यी हैं उनसे मुलाकात की है और एक बहुत बड़ा माहिदा वांग यी ने इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान, जिनमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, हमास और फतह, इनके दरमियान सुलह करवाई है। चाइना की जो सफारतकारी है वो बड़ी मैच्योर है। पहले चाइना ने, आपको मालूम है कि ईरान और सऊदी अरेबिया के हाथ मिलवाए थे, अब हाथ तो इन्होंने मिला लिए कैमरे के सामने, लेकिन अंदर खाने इनके दरमियान इख्तलाफात अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। और ये फ़लस्तीन की जंग जब स्टार्ट हुई और इतनी आगे बढ़ी तो अब इसका आइडिया हो चुका है पूरी मुस्लिम दुनिया को कि कैमरे के सामने तस्वीरें बनवा लेना तो ठीक है, लेकिन इनके दरमियान जो राइवलरी है वो बहुत पुरानी है और उसके रिलीजियस रूट्स हैं, तो वो इतनी आसानी से हाथ इनके नहीं मिलवाए जा सकते, इनके दरमियान गलत फहमियाँ दूर नहीं करवाई जा सकती। और ये जो इनका दज्जाली प्रोपेगेंडा है मुसलमानों को आपस में लड़वाने का, ये ना सिर्फ पूरी मुस्लिम दुनिया बल्कि इनसाइड फ़लस्तीन भी इनके दरमियान, बहुत सारे ग्रुप्स के दरमियान बहुत सारे इख्तलाफात हैं जिनको दूर करवाने की चाइना कोशिश कर रहा है। और ये बड़ी ज़बरदस्त काविश है चाइना की और इसको ये बहुत ज़्यादा खटक भी रही है, अमेरिका को बहुत ज़्यादा खटक रही है कि चाइना जिस तरह की मैच्योर सफारतकारी चाइना की है, तो मशरिक़ वस्ता को तो छोड़ दें, इनके अपने यूरोपियन कंट्रीज़ यूरोप का तनाज़ा हल करवाने के लिए चाइना के पास चक्कर वे चक्कर लगा रहे हैं कि यूक्रेन का जो फॉरेन मिनिस्टर है, ये खबर सामने आई है कि जुमे को जाएंगे, जो दिमित्रो कुलेबा हैं वो जुमे को जाएंगे चाइना और वहाँ पर मुलाकातें करेंगे, यूक्रेन जंग बंद करवाने से मुतल्लिक रिक्वेस्ट करेंगे चाइना से। और चाइना का ये प्रोमिनेंट किरदार जो है वो अमेरिका को किसी तौर बर्दाश्त नहीं है कि चाइना के प्रोमिनेंट रोल, इसकी इकॉनमी, इसके रशिया के साथ ताल्लुकात बढ़ते हुए उस पर बहुत ज़्यादा कंसर्न जाहिर कर रहे हैं। मैंने आपको इंट्रो के अंदर बताया कि एक रिपोर्ट जारी की गई है पेंटागन की जानिब से और पेंटागन ने कहा कि अलर्ट हो जाओ, इससे पहले कि तुम्हें उठाकर मारें ये चाइना और रशिया और तुम्हें बहुत पीछे छोड़ दें, इससे पहले अलर्ट हो जाओ। और आर्कटिक के अंदर चाइना और रशिया जितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं उतनी तेज़ी के साथ हमें इन्हें काउंटर करने की ज़रूरत है। ये तो आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर 71% पानी है और सिर्फ 29% ज़मीन है। तो ये जो पानी है ये ना सिर्फ आपकी ट्रेड के लिए, आपकी इकॉनमी के लिए, बल्कि लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए भी, दुनिया इस प्लैनेट की लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए भी पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना सिर्फ पानी बल्कि निज़ाम कुदरत ऐसा है कि जो सहारा का डेजर्ट है, अगर ये इस दुनिया के ऊपर ना हो तो फिर अल्टीमेटली इस दुनिया के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी। जो जंगलात हैं अफ्रीका के, वो अगर ना हो तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है पानी, अगर पानी ना हो तो फिर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी और आप सरवाइव नहीं कर सकेंगे इस प्लैनेट के ऊपर। और इस पानी में सबसे इम्पॉर्टेंट पानी जो है वो आर्कटिक ओशन का है, जो दहाइयों क्या, सदियों क्या, मिलियंस ऑफ ईयर्स ये बर्फ़ से ढका रहा, बर्फ़ का ये पूरा का पूरा ओशन था। और इस ओशन का जो क्लाइमेट के ऊपर असर है, पूरे प्लैनेट के क्लाइमेट के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा है। अगर ये ओशन बर्फ़ से ढका हुआ है तो फिर इसका मतलब ये है कि दुनिया का एटमॉस्फेयर जो है वो बिल्कुल एक बैलेंस्ड पोजीशन में है। लेकिन फिर ये देखा गया, सैटेलाइट के थ्रू ये ऑब्ज़र्व किया दुनिया ने 1970s के बाद
कि ये तो पिघल रहा है, इसकी जो बर्फ़ है वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है। तो पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए कि अगर आर्कटिक ओशन की बर्फ़ पिघलने लगी तो इसका मतलब ये है कि हमारा इस दुनिया के अंदर सर्वाइवल आने वाले चंद सदियों ही रह सकेगा, क्योंकि अगर आर्कटिक ओशन पूरे का पूरा पिघल गया जिस तेज़ी के साथ ये पिघल रहा है तो फिर जाहिर है कि गर्मी इतनी बढ़ जाएगी और एटमॉस्फेयर का जो बैलेंस है वो इतना ख़राब हो जाएगा कि हम यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकेंगे। तो जब सैटेलाइट से ऑब्ज़र्व किया गया तो आलमी इदारों ने पूरी दुनिया की जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं उनकी रिसर्च टीमों को इजाज़त दी कि जाओ यहाँ पर रहो और यहाँ पर रिसर्च करके पता लगाओ कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों पिघल रहा है, हम मरने वाले हैं, ये प्लैनेट ख़त्म हो जाएगा वगैरह वगैरह। और यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो रिसर्च करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं, इंक्लूडिंग रशिया, चाइना, अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ जो भी हैं, ये बिल्कुल इकट्ठे हैं। जाहिर है कि इस प्लैनेट के ऊपर हमने सर्वाइव तो इकट्ठे ही करना है, अगर प्लैनेट ना रहा तो फिर हमने लड़कर या एक दूसरे को मार कर क्या करना है। तो यहाँ पर सब इकट्ठे हैं, रिसर्च भी करते हैं। अब रिसर्च करते करते इन्हें ये पता चला, अब ये तो बहस रह गई पीछे कि हम किस जानिब जा रहे हैं, इन्हें ये पता चल गया कि यहाँ तो बड़ा तेल और गैस है और अगर ये तेल और गैस मिल गया जिस मुल्क को भी तो वो तो बादशाह बन जाएगा इस प्लैनेट का। और इस ओशन पर जो क्लेम है वो किस कंट्री का है, ये आपको मैप पे नज़र आ रहा होगा। रशिया सबसे ज़्यादा इस ओशन के ऊपर रशिया का क्लेम है, आधे से भी ज़्यादा रशिया का क्लेम है। फिर अमेरिका का भी क्लेम है। वो क्यों है? क्योंकि अलास्का अमेरिका को रशिया ने बेच दिया था, तो अमेरिका कहता है मेरा भी क्लेम है, मेरा भी तेल और गैस है इसमें। फिर नॉर्वे भी है और जो डेनमार्क है वो ग्रीनलैंड के थ्रू उसका भी क्लेम बनता है। फिनलैंड, स्वीडन भी हैं, कनाडा भी है, कनाडा का भी क्लेम बनता है। तो इस सारे कंट्रीज़ आगे कि छोड़ो रिसर्च को पीछे करते हैं, पहले तेल और गैस का देखते हैं कि किसकी होगी ये तेल और गैस। ना सिर्फ तेल और गैस बल्कि इससे भी बड़ा बेनिफिट आर्कटिक ओशन का ये है कि ये शॉर्टेस्ट रूट है, समुद्री रास्ता। और मैंने आपको बताया कि समुद्री जो तिजारत है वो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर लैंड रूट या फिर फ़िज़ा के ज़रिए तो तिजारत होती नहीं है, समंदर के ज़रिए होती है। सबसे सस्ती होती है, सबसे आसान होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और पहले तो अफ्रीका वाला रूट था, बहुत लंबा था, फिर स्विस कैनाल बन गई। इजिप्ट जो है वो बड़ा माल भी बनाता है और ये शॉर्टेस्ट रूट है जो स्विस कैनाल वाला, रेड सी से फिर स्विस कैनाल। तो ये यूरोप से जो एशिया पैसिफिक का रीजन है, जो इंडियन ओशन है, उसको जोड़ने के लिए शॉर्टेस्ट रूट आ गया। अफ्रीका को भूल गए। आजकल तो खैर अफ्रीका वाला रूट इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि रेड सी के अंदर जिस तरह के हमले हैं हौसी मुजाहिदीन के, तो अफ्रीका वाला रूट इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आर्कटिक ओशन वाला रूट इस्तेमाल होने लगा, जिसके आसार नज़र आ रहे हैं, कि आप देख लें कि रशिया और चाइना भी इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और सर्दियों में फिर से बहुत ज़्यादा बन जाती है, गर्मियों में पिघल जाती है। अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है कि ज़बरदस्ती ये इसमें से रास्ता गुजारेंगे क्योंकि शॉर्टेस्ट रास्ता होगा। और चाइना जितना बड़ा ट्रेड जायंट है तो चाइना को इसी तरह के रास्ते चाहिए, बेल्ट एंड रोड, फिर जो सी पैक है, फिर इस तरह के रास्ते चाइना के लिए किसी ख़जाने से कम नहीं है, क्योंकि इसने यूरोप तक भी तिजारत करनी है। इसकी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि अमेरिका के अंदर आप जाएं तो चाइना का ही माल आपको अमेरिका के अंदर भी मिलेगा। तो ये जो आर्कटिक ओशन है इसके बहुत सारे फ़ायदे मैंने आपको बता दिए। ऑयल रिच, गैस रिच भी है ये, इसका ट्रांजिट रूट शॉर्टेस्ट रूट होगा और रशिया के इस पर सबसे ज़्यादा क्लेम बनता है। और रशिया और चाइना यहाँ पर रिसर्च भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। रशिया की बेसिस भी बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं और रिसर्च सेंटर्स भी बहुत ज़्यादा बन चुके हैं और एक आर्कटिक फ्लीट भी रशिया ने बना ली है। लेकिन नुकसान क्या है, जब ये यहाँ पर खेलेंगे, लड़ाई खेलेंगे और ख़जाना खेलेंगे सारे कंट्रीज़, तो क्या होगा कि ऑयल जो है वो अगर लीक हो गया इस रिसर्च के दौरान, या फिर असलहा गोला बारूद इस्तेमाल होने लगा और ये आर्कटिक ओशन को अगर नुकसान पहुंचा, ये मैदान जंग बन गया, तो फिर जोहरी हथियार इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पूरी दुनिया यूं ही तबाह हो जाएगी, एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी। पहले ये कहा गया था आलमी इदारों की जानिब से कि आर्कटिक ओशन को मत छेड़ना, इधर उधर लड़ते रहो, ब्लैक सी में लड़ते रहो, जो इंडियन ओशन है वहाँ लड़ते रहो, साउथ चाइना सी के अंदर लड़ते रहो, आर्कटिक ओशन से दूर रहना, वरना फिर पूरी दुनिया तुम्हारी लड़ाई के चक्कर में मारी जाएगी। और अब बात उसी जानिब जा रही है
कि ये उसी टहनी को काटना चाहते हैं जिस टहनी पर ये सारे के सारे और हम भी बैठे हुए हैं, तो उसी टहनी को काट देंगे तो फिर तो सारे गिर जाएंगे। तो यहाँ पर इस तनाज़े को बजाय रोकने के, और रशिया और चाइना का रद्दअमल सामने आया। रशिया और चाइना ने कहा कि जो इंटरनेशनल इदारों ने जो इजाज़त दी थी, तो उसकी इजाज़त के तहत, आलमी कवानीन के तहत हम रिसर्च करते हैं, हम यहाँ पर अपनी टीमें भेजते हैं, ये वो करते हैं। तो इसको बहाना बनाकर जो नेटो ममालिक हैं वो एमी खामखा इसे मैदान जंग बनाना चाहते हैं। और रशिया तो मैंने आपको दिखा दिया कि आधे से ज़्यादा रशिया की टेरिटरीज़ इसको बॉर्डर करती हैं। तो रशिया, वहाँ पर रशिया की जो एक्टिविटीज़ हैं, रशिया के क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने भी कहा कि ये खैर नेटो ममालिक की जानिब से इस तरह की हरकतें किया जाना या फिर रशिया के ऊपर चढ़ दौड़ना ये कोई नई बात नहीं है। अब आर्कटिक ओशन के अंदर भी ये इसे मैदान जंग बनाना चाहते हैं और नुकसान उठाएंगे, क्योंकि आलमी जो क्लेम है वो भी रशिया का बनता है, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लें। और जो रूट है उसका फ़ायदा जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल पावर है चाइना, उसको होगा। और अल्टीमेटली ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें बन जाएंगे, लेकिन दुनिया भी स्टेक पर होगी। दुनिया की जो तहफ़्फ़ुज़ है वो भी स्टेक पर होगा। मैंने आपको बता दिया कि आर्कटिक ओशन के अंदर इन सारी ताकतों को पीछे हट जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि आर्कटिक ओशन के अंदर अगर आप जो साउथ चाइना सी वाली लड़ाई है वो आर्कटिक ओशन अफोर्ड नहीं करता। और इसके साथ पंगेबाजी का मतलब ये है कि आप लाइफ के साथ, इस प्लैनेट की लाइफ के साथ आप पंगेबाजी कर रहे हैं। तो ये पंगेबाजी नहीं होनी चाहिए, दोनों साइड से नहीं होनी चाहिए। चाहे जो लालच है ऑयल और गैस का या फिर दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बनने का, उसे भी एक साइड पर रख देना चाहिए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बनकर मैंने आपको बताया कि आप हुकूमत करेंगे किस पर जब ये दुनिया ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।